नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास पे। मैं प्रकाश सर एक बार फिर से आपके लिए उपस्थित हूँ लेकर 30 सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने सच में पढ़ाई की है, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और 30 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। लास्ट में अपने स्कोर भी बताएंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप सच में एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 30 प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे आप स्किप करके वीडियो को क्लोज करके ना जाए, क्योंकि आपके लिए 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए मायने रखेंगे ये 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और प्रश्न नंबर हमारा 1 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर उम्मीद है कि सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट करके। और इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन 2 व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में इसे रखा गया है। ठीक है, थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे, अतः उन्होंने सीखने की अवस्था व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 होगा, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? सभी भाई बहन अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने की मौलिकता गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मकता कार्यों से संबंधित होती है और अतः सीखने की वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। बाकी ये मौलिकता गत्यात्मकता और रचनात्मकता किसके अंतर्गत आती है? सृजनात्मकता के अंतर्गत, क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? डालर्ड और मिलर ने, बंडूरा और वाल्टर ने, कार्ल रोजर्स ने या यूंग ने? ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपके लिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बंडूरा और वाल्टर ने। ठीक है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर द्वारा 1977 में इसे प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? तो बंडूरा और वाल्टर द्वारा व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1977 में दिया गया था। चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या नैतिकता? ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अलग प्रश्न होंगे, बहुत ही यूनिक प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आपको किसी भी चैनल पर शायद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे प्रश्न ना केवल सीटेट के लिए बल्कि केबीएस और डी ट्रिपल एस पी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न यूनिक होते हैं और यूनिक प्रश्न महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न केबीएस और डी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं, तो इनके लिए तो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे सीटेट की बात की अगर बात करें तो। ठीक है, मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। किसके मापन हेतु? तो सीखने के मापन हेतु इसे प्रयोग किया जाता है मिरर ड्राइंग परीक्षण के को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और 5 नंबर प्रश्न होगा, डॉट 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 केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। माध्यिक, प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन या मानक विचलन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, माध्यिक। केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है।
इसके अंतर्गत माध्य यानी मीन, माध्यिक यानी मीडियन, मॉड यानी बहुलक आते हैं। क्या क्या आते हैं? मीन, मीडियन एंड मॉड आते हैं। चलते प्रश्न नंबर 6 के तरफ, और 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? 16 PF, TAT, ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉ ए मैन टेस्ट, निम्न में से भिन्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 PF। ठीक है, ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, और अन्य 3 जो विकल्प दिए गए हैं, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक है, जबकि 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। ठीक है, ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है, बाकी ये तीनों प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हैविघस्ट, हॉलिंगवर्थ, जीन प्याजे या हॉल। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएंगे। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। लाल कलर का होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस करेंगे और उस पर एक बार क्लिक करेंगे, बेल आपको दिख रहा होगा, तो उसमें पर्सनलाइज करके ऑल करके आएगा, तो ऑल पे आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, तब बेल आइकन आपका प्रेस हो जाएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हैविघस्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविघस्ट हैं। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 8 की तरफ, और 8 नंबर प्रश्न है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टोरेंस ने, मेरीफील्ड ने, कोल एवं ब्रूस ने या केंट ने? और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, और इसका राइट आंसर किस पे चला जाएगा? तो ऑप्शन ए पे चला जाएगा हमारा राइट आंसर, टोरेंस। ठीक है गाइज, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस के द्वारा 1971 में किया गया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया था, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग भी किया गया था। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। रिक्त स्थान या ... अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। आपको पता है कि अधिगम का या सीखने के जो नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और उनके 3 प्रमुख नियम है या 3 प्राथमिक नियम है। एक है हमारा प्रभाव का नियम, एक है तत्परता का नियम, और एक है हमारा अभ्यास का नियम। और इस प्राथमिक नियमों में एक शामिल है अभ्यास का नियम। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बाकी अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम, ये इनके दिए गए नियमों के गौण नियम है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन? ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, केस अध्ययन। केस अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग केस स्टडी या केस अध्ययन में किया जाता है। किसका? ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग केस अध्ययन या केस स्टडी में किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलते प्रश्न नंबर 11 की तरफ, और हमारा 11वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरे परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3, अधिगम अंतरण। ठीक है, एक परिस्थिति का अधिगम दूसरे परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना अधिगम का अंतरण कहलाता है। चल रहे हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भासन, उद्भवन, मूल्यांकन या उपक्रम। ठीक है, चारों क्रमों को आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है वो होता है उपक्रम, और उपक्रम को क्या बोलते हैं हम? प्रिपरेशन।
ठीक है। प्रिपरेशन को उपक्रम बोलते हैं, और प्रथम चरण इसका होता है उपक्रम, और द्वितीय चरण होता है वो होता है उद्भाषण, ठीक है। सॉरी, द्वितीय चरण होता है उद्भवन, और तृतीय चरण होता है उद्भाषण, और चतुर्थ चरण होता है वो होता है मूल्यांकन, ठीक है। पहला उपक्रम प्रिपरेशन, फिर हमारा होगा उद्भवन, फिर उद्भाषण, उसके बाद से मूल्यांकन, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 के तरफ। रिक्त स्थान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेगाटी ने, पावलोव ने, थर्नडाइक ने या रास ने। प्रयत्न व भूल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, या प्रयास व त्रुटि भी इसे बोला जाता है, और इसका प्रतिपादन किया गया था थर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। थर्नडाइक ने प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, तो 1898 ईस्वी में किया था। और यह प्रयोग किस पे किया गया था, तो यह प्रयोग बिल्ली यानी कैट पे किया गया था, ठीक है। थर्नडाइक के द्वारा प्रयत्न व भूल, प्रयास व त्रुटि का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में बिल्ली पे किया गया था। चल रहा है प्रश्न नंबर 14 के तरफ। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं सिगमंड फ्राइड, एम.एल. मन, जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट या जे.ई. डेसिल, ठीक है। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो यह परिभाषा दिया गया है जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट के द्वारा, ठीक है। यह परिभाषा ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दी थी, ठीक है। और पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को ऑलपोर्ट ने 2 भागों में विभाजित भी किया है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। सीखने में पलायन आधारित है, नकारात्मक पुनर्वलन पर, सकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, पुनर्वलन की निष्क्रियता पर, ठीक है। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पलायन मतलब डर से पलायन कर जाना, भय से पलायन कर जाना, भाग जाना, दूर हट जाना, छोड़ देना, ठीक है। और सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो विद्यालय कभी कभी अथवा कभी भी नहीं आता है। ये होता है नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर विज्ञान, ठीक है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए मैंने लिखा था कि आप लोग 20 नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे से बहुत तैयारी किए हैं तो आप 20 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर 25 आप प्लस करते हैं तो सच में आप जीनियस हैं और एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं आप। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप जीनियस हैं, जड़ बुद्धि है, मुड़ बुद्धि है या प्रतिभाशाली है। वैसे मैं थोड़ा सा मजाक करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग यूनिक है, सभी भाई बहन यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। आप लोग किसी से भी अपने आप की तुलना ना करें और किसी से भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पुनः स्मरण, धारण, पहचानना, तर्क करना, ठीक है। स्मृति का आयाम नहीं है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तर्क करना, ठीक है। क्योंकि देख लेते हैं स्मृति के आयाम कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले स्मरण से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कोरिलेट कर देते हैं। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने में होता है। और स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं शामिल होती है। एक होता है धारण, एक होता है पहचानना, ठीक है, और एक होता है प्रत्याहान, और एक होता है सीखना या अधिगम, ठीक है। सीखना। स्मृति पुनः स्मरण के अंतर्गत 4 प्रतिक्रियाएं हैं, सीखना, धारण करना, प्रत्याहान और पहचान करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 के तरफ। टीएटी रिक्त स्थान किसके द्वारा दिया गया था? ऑलपोर्ट के द्वारा, रोरसाक के द्वारा और मैस्लो के द्वारा, अब्राहम मैस्लो है, और मरे के द्वारा, ठीक है।
तो इनका पूरा नाम है, इसमें दो लोग थे, मार्गन एवं मरे या मुरे भी इन्हें बोलते हैं। टीएटी परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो टीएटी परीक्षण मार्गन एवं मुरे के द्वारा दिया गया था या मरे के द्वारा। ठीक है, इनका निर्माण मरे के द्वारा किया गया था। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, टीएटी के बारे में, सीएटी के बारे में, सीटी के बारे में आप कहेंगे तो इसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा इनमें कितने कार्ड होते हैं, किस किस कलर के कार्ड होते हैं, किस किस एज के लिए होते हैं। ठीक है, और सब कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा। चलते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है अभिप्रेरण, संवेग, कुंठा या आक्रामकता। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? तो कुंठा कहलाता है, फ्रस्ट्रेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो बच्चा क्या होता है? कुंठित अपने आप को समझने लगता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, वातावरण, हार्मोन या समाज? तो सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। ठीक है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता प्रभावित करता है। चलते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अवधान? आधार आयु की बात की जा रही है, और आधार आयु व वास्तविक आयु के समीकरण में बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है MA/CA × 100। MA/CA दिया था स्टर्नम कोहलमान ने, और टर्मन ने 1916 में 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर पर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, उतारता है, तो वह किसका उदाहरण है? उदातीकरण का, विस्थापन का, रूपांतर का या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोग रूपांतरण भी दे रहे होंगे, प्रतिक्रिया निर्माण भी दे रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विस्थापन। ठीक है, इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थर्नडाइक या कोहलर? ठीक है, कोहलर और कोफ्ता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोहलर एवं कोफ्ता, ठीक है, इनके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, कोफ्ता। कोहलर एवं कोफ्का भी कहीं कहीं आपको लिखने को सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। कोहलर एवं कोफ्का सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सोच का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? इरोस शब्द किससे संबंधित है? अगर इस टाइप के प्रश्न आप सॉल्व करने लगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न देखने में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न सीटेट के अलावा, सीटेट में भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा KBS और DSSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व करने लगते हैं तो बाकी और जो प्रश्न आते हैं इसके सामने सारे आपको छोटे लगने लगेंगे, इजी लगने लगेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर है इरोस शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मूल्य मूल प्रवृत्ति। ठीक है, सॉरी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस, ठीक है, दो मूल प्रवृत्तियां हैं, जीवन और मरण या मृत्यु, ये जो दोनों इसमें दी गई हैं, लेकिन इरोस का जो संबंध है वो है जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, इरोस को इंग्लिश में इरोस भी बोला जाता है। तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? इसका संबंध किससे है? थैनाटोस से। थैनाटोस
से इसका संबंध है, थैनाटोस कहा जाता है। इरोस शब्द का संबंध है जीवन मूल प्रवृत्ति से, और मरण मूल प्रवृत्ति से किसका संबंध है, थैनाटोस का। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। अहम निर्देशित व्यवहार होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। ठीक है, इदम अहम परा अहम, इद ईगो एंड सुपर ईगो, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पाश्विक इच्छाओं तथा पराहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कालिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख और प्यास दोनों में वृद्धि होती है। भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो दवाई होती है कालिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, इसकी सुई अगर किसी भी व्यक्ति को दी जाती है तो उसमें क्या होती है, भूख की इच्छा कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख मर जाती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक है, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है MA/CA × 100। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 75 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कैसे, तो बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है। कितने वर्ष का है, 16 साल का, मतलब उसकी क्रॉनिकल एज जो है 16 वर्ष है। ठीक है, और कितना प्राप्त कर रहा है, 75 प्राप्त कर रहा है। तो आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप रखेंगे, जैसे आप पहले रख के देख लेंगे, ऐसे आपको निकालने में ईजी हो जाएगा। 12 रख के देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 × 12, 4 चौको 16, और फिर से डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 3 × 25 = 75, तो 12 वर्ष हो जाएगा मेंटल आयु। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। चलते प्रश्न नंबर 29 की तरफ। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चिंता विकृति है। ठीक है, मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, इसलिए एक प्रकार की यह चिंता विकृति है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न होगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था, स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा या युंग के द्वारा। ठीक है, कार्ल जुंग इसे बोलते हैं, कार्ल युंग भी बोला जाता है। और युंग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा है, सामूहिक अचेतन और दूसरा व्यक्तिगत अचेतन। ठीक है, व्यक्तिगत अचेतन। कार्ल जुंग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा है, एक है सामूहिक अचेतन और दूसरा है व्यक्तिगत अचेतन। दोस्तों, आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दबा के शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें अधिक से अधिक मिले और हमसे और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, क्योंकि आपसे ही हम हैं। ठीक है, प्लीज़, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।